हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, भरोसा, उम्मीद, कुछ करने का जज्बा और सुस्पष्ट लक्ष्य जिस इंसान के पास हो वो किसी भी मंजिल, किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, एनटीए नेट जून 2022 के लिए आज से हमारा ये कॉन्सेप्चुअल कोर्स शुरू हो रहा है। और दोस्तों, इस कोर्स को शुरू करने से पहले आपको विवेकानंद का एक कोट याद दिलाना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक विचार लो, एक आइडिया लो और उस आइडिया को अपनी ज़िंदगी बना लो, उसको जियो और उसको इस तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो कि चारों तरफ आपको सिर्फ वही लक्ष्य दिखाई दे। यानी आज से आपने अपना एक विचार जो कि आप लेके चले हैं, एनटीए नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी विचार आपके दिमाग में है उसको इस तरीके से धारण करना शुरू कर दो या इस तरीके से उस विचार को अपने दिमाग में बिठा लो कि अपना एक जीवन का लक्ष्य उसे आप बना लो और उसके इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है। जब तक आपका ये लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक आपने दूसरे लक्ष्य की ओर नहीं जाना है। तो दोस्तों, आज से हम ये कॉन्सेप्चुअल कोर्स यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा, भरोसा, उम्मीद, जज्बा और सुस्पष्ट लक्ष्य जिस इंसान के पास हो वो किसी भी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, आप लोगों ने ये उम्मीद जताई कि आप मेरा ये कोर्स लेकर इजीली नेट जेआरएफ या अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो मैं आपको यहाँ से स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप 100% इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लोगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, यही तरीका अपनाया था जिसने मुझे जीरो से लेके उस लक्ष्य तक पहुँचाया कि मैं ऑल इंडिया टॉपर 3 टाइम रह चुका हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 3 टाइम नेट जेआरएफ का टॉपर में रहा हूँ, 6 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है पब्लिक एड एंड पॉलिटिकल साइंस में, 2 बार हिमाचल प्रदेश सेट और अभी मैं सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर पीएचडी कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले यहाँ पे आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ नेट जेआरएफ, नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। आप समझ लीजिए कि जेआरएफ कुछ भी नहीं है। नेट के जो टॉपर होते हैं उन्हें जेआरएफ काउंट किया जाएगा, बाकी जेआरएफ भी नेट ही होता है। और नेट एक प्रकार का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको योग्यता प्रदान करता है इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा पेपर पैटर्न की कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता ही है कि जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं नेट में उसके 6% कैंडिडेट को नेट क्वालिफाई माना जाता है और उसका जो क्रीमी लेयर होता है उसमें से जो क्रीमी लेयर जो टॉपर होते हैं नेट के उन्हें जेआरएफ काउंट किया जाता है। ये पेपर इजी होता है या टफ तो आपको पता ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल लेवल का टेस्ट है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत टफ ये होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि 100 में से 6 में अपना स्थान बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि जेआरएफ थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि यहाँ पे 0.2% के आसपास ही यहाँ से कैंडिडेट लिए जाते हैं जेआरएफ के लिए। अपनी जर्नी यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरी जर्नी किस प्रकार की रही। ये आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा क्योंकि अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि हमारा बेस क्लियर नहीं है, हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है या फिर अभी अभी हमने पढ़ना शुरू किया, हम पहले सीरियस नहीं थे, एमए के अंदर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अभी क्या हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, पहली क्लास में 2 बार मैं फेल हुआ। ठीक है, पहली ही क्लास में 2 बार फेल हुआ। उसके बाद फर्स्ट आया मैं 4थी क्लास में। जब मैं 4th में था तो पहली बार 4th आया और 5वीं क्लास में मैं 2nd आया। ठीक है, उसके बाद के आगे की जर्नी की बात करें
तो कंपार्टमेंट आई थी मैथ्स के अंदर मेरी 10th क्लास में। मैथ्स के अंदर कंपार्टमेंट 10th के अंदर। और अभी अगर मैं बात करूं अपनी, तो अभी मैं मैथ्स पढ़ाता हूं ग्रेजुएशन तक के जो स्टूडेंट है, या फिर यूपीएससी लेवल का मैथ है, नेट लेवल का मैथ्स है, वो मैं पढ़ा लेता हूँ ईजीली और इसमें मुझे दिक्कत नहीं है। ये मैंने कैसे अचीव किया इसको भी मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आया था मैं +1 में और सेकंड आया था +2 में। ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, ओनली 65% मार्क्स मेरे थे। और 10th के अंदर जो एग्रीगेट मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 48% मार्क्स मेरे 10th के अंदर है। तो आप लोग अपने भी कंपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आप लोगों के मुझसे ज़्यादा होंगे, 60, 70, 80% वाले भी कुछ स्टूडेंट होंगे। तो ऐसा कभी भी अपने आप को ना सोचिए कि हमारा स्कूलिंग या फिर हमारा बेसिक जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं हुई है। डेफिनेटली मुझसे तो अच्छी हुई होगी आपकी, ठीक है। +2 के अंदर 65% मार्क्स मेरे थे। उसके बाद +2 के बाद थोड़ा सा दिमाग मेरा मतलब खुला और मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर मेरी थोड़ी सी मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा था, ठीक है। नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियरिंग एक डिप्लोमा होता है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मैंने किया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई और ग्रेजुएशन के अंदर BJMC होता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो हिमाचल का टॉपर में रहा 93% के साथ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। एग्रीगेट अगर मैं टॉपर की बात करूं तो BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रहा। और एग्रीगेट यानी ग्रेजुएशन में मेरे ओनली 71% मार्क्स आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, हालांकि रूसा सिस्टम के बाद मार्क्स लोगों के बढ़े हैं, लेकिन 71% मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते थे। मास्टर के अंदर मेरे 63% है और MPhil के अंदर भी 63% मार्क्स है। तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी एकेडमिक स्कोर के ऊपर आपको ना तो घमंड करना चाहिए, ना ही एकेडमिक स्कोर के आधार पे किसी को जज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये पेपर होते हैं, हमारे पेपर हो सकता है अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग प्रोफेसर के पास जाते हैं। एक प्रोफेसर ऐसा है जो नंबर देने में बहुत ज़्यादा खुला है, ठीक है, आपको 100 में से 80 मार्क्स दे देता है। एक प्रोफेसर ऐसा है कि बहुत ही टाइट तरीके से वो मार्क्स देता है, 100 में से आपको 50 देता है, ठीक है। तो कभी भी आपने एकेडमिक स्कोर के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आपके जो पेपर्स होते हैं, जैसे नेट का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया, वो आपकी योग्यता को मतलब दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक स्कोर के ऊपर आपने ज़्यादा नहीं जाना है। एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करूं तो MA फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने HAS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिसंबर 2015 के अंदर क्वालिफाई किया। प्री क्वालिफाई किया, मेंस दिया, लेकिन मेंस के लिए मेरे पास उस तरीके से संसाधन नहीं थे, ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस थी, तो मेंस में वहाँ क्लियर नहीं कर पाया। और मैं समझ गया कि मैं MA कर रहा हूँ, तो MA के साथ में एक फील्ड को डेफिनेटली अचीव कर सकता हूँ, वो है नेट, क्योंकि MA का सिलेबस और नेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। MA सेकेंड सेमेस्टर के अंदर नेट की प्रिपरेशन मैंने शुरू की और थर्ड पेपर में सेकंड सेमेस्टर में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस टाइम आपको पता होगा 3 पेपर होते थे, पेपर 1 और जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसके 2 पेपर होते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3, और तीनों क्वालिफाई करने पड़ते थे, लेकिन मैं थर्ड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई। इससे पहले हालांकि डेफिनेटली मैंने मेहनत की थी, किताबें पढ़ी थी, जैसे आम आदमी पढ़ते हैं, मेहनत की थी, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने नहीं अपनाई थी। थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, यानी सिर्फ एक रणनीति अपनाई, पढ़ा मैंने उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े 2000 से लेकर 2015 तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े, उसे एनालाइज किया और इस तरीके से रटा उसे कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको मैं कभी भी गलत नहीं करूँगा। इस तरीके से मैंने इसको पढ़ा था और मैं आपको 100% गारंटी और अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही मैंने थर्ड सेमेस्टर में पहली बार नेट क्वालिफाई कर लिया था।
और इसके अलावा ना तो मेरे पास बुक्स खरीदने के लिए पैसा था, हालांकि लाइब्रेरी में जाके मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन बुक्स मैं कोई भी नहीं खरीद पाया था। इवन इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत भी मैं उस टाइम नहीं खरीद पाया था। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ने बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे की थी। उसके बाद 4th सेमेस्टर के अंदर अगेन नेट क्वालिफाई मेरा हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, पहली बार नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो 4th सेम के अंदर मैंने नेट क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। उसके बाद जो पेपर हुआ उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8वीं रैंक आई थी पूरे इंडिया के अंदर नेट जीआरएफ के अंदर। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी आई थी जून 2019 के अंदर, और ऑल इंडिया रैंक 4th मेरी आई दिसंबर 2019 के अंदर। तो ये रैंक्स जो मेरी आई, ऑल इंडिया टॉपर में बना। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी जो जर्नी है, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एकदम से मैंने ये ऑल इंडिया रैंक कैसे अचीव कर ली, वही मैं यहाँ पे रणनीति आपको बता रहा हूँ। और उसी रणनीति के आधार पे आपने इस कॉन्सेप्चुअल कोर्स को पढ़ना है। और जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मटेरियल प्रोवाइड किया है, उसी रणनीति के आधार पे आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आपने वो रणनीति अपना ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी ऑल इंडिया टॉपर बन सकते हैं। ठीक है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सबसे पहला आपको हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। मैं अपने जर्नी की बात बताऊं तो जब मैं पढ़ रहा होता था, नेट की तैयारी कर रहा होता था 4th सेम के बाद, तो हम हॉस्टल में रहते थे। और हॉस्टल में डेफिनेटली बड़ा सा एक एलईडी लगा था 70 इंच का, और वहाँ पे मूवी देखते थे, क्रिकेट देखते थे, T20 वर्ल्ड कप, इस तरीके से चला रहता था। लेकिन मैं जाता था, डेफिनेटली होता था शौक देखने का, लेकिन किताब साथ लेके। मतलब ऐसा लगता था कि मूवी जो मैं 3 घंटे की देख रहा हूँ, ये 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, और मूवी देखते देखते ही वो किताब खोल लेना और क्वेश्चन वहाँ देख लेना। मतलब एक तरीके से ओरिएंटेशन मेरी कैसी बन गई थी, मेरी ओरिएंटेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन गई थी। यानी मैंने जो विचार लिया था उसको एक तरीके से मैंने अपने जीवन में अपना लिया था। कैंटीन में जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ दिमाग में फॉर्मूला चल रहे हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 के। ठीक है, फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे जब इस कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले थे। लाइक राष्ट्रपति जो रिपीट होते हैं, प्रधानमंत्री, कमिटीज रिपीट होती है, केसेस रिपीट होते हैं। तो वो केसेस याद नहीं रहते थे और आते डेफिनेटली थे, तो उनको याद करने के लिए मैंने कुछ फार्मूलाज बनाए थे। तो वो सारे मेरे दिमाग में घूमते रहते थे 24 घंटे। ठीक है, 1 डायरेक्शनल या 1 ओरिएंटेशन आपको होना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं जी, फॉरेस्ट गार्ड का आ गया, फॉरेस्ट गार्ड का भर लेते हैं, एमए तो कर रहे हैं, साथ में पुलिस का आ गया उसका भी भर लेते हैं, एसएससी का भी भर लेते हैं, एचएस का भी भर लेते हैं, नेट का भी भर लेते हैं। उससे होता क्या है, आपका जो एक दिमाग है, अगर आप एक दिशा में भागोगे ना, उत्तर दिशा में, साथ में चाहोगे कि दक्षिण में भी भागना है, तो आधा आप उत्तर तक भागोगे, आधा दक्षिण तक भागोगे, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप निराश कभी नहीं होना है। हो सकता है इस बार आपका नेट ना हो, जीआरएफ ना हो, ठीक है, आप 5 नंबर से, 10 नंबर से, 20 नंबर से या 10% से आपका नेट रुक जाए, जीआरएफ रुक जाए, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। मेरा खुद का भी ऐसा ही रहा था। जब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने दिया था तो मुझे लगा था ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, ये तो मैं पहली बार इस थिंकर को देख रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जब इन लोगों से हो सकता है जो हमारे सीनियर है, तो मुझसे क्यों नहीं हो सकता। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10th के अंदर कंपार्टमेंट थी और आज मैथ का टीचर। ठीक है, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है जब तक आप भरोसा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, आपके अंदर एक कुछ काम करने का जज्बा होगा और आपका सुस्पष्ट लक्ष्य होगा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो आपको 1 डायरेक्शनल होना पड़ेगा। नेट जीआरएफ, ओनली नेट जीआरएफ। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ से जुड़ा हुआ है, सेट नेट जीआरएफ से जुड़ा हुआ है, पीजीटी नेट जीआरएफ से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, ये सारे 1 डायरेक्शनल में ही काउंट होते हैं। तो इन सबको आप इकट्ठा लेके चल सकते हैं, लेकिन एचएस और नेट को इकट्ठा लेके आप कभी भी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनानी है, स्मार्ट रणनीति क्या होती है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं।
अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल तो लूँगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का करूँगा क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, इसको तो रट लिया तो फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रटोगे या पढ़ोगे, ठीक है, तो होगा क्या, आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं चीज़ें बैठेगी कि अच्छा कास्ट राजनीति का जो कास्ट पॉलिटिक्स की जो बात करता है वो कहीं ना कहीं रजनी कोठारी बात करता है। ठीक है, तो जब आप रजनी कोठारी को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहेगी कि जाति के राजनीतिकरण की बात कहीं ना कहीं रजनी कोठारी ने की है। ठीक है, एम श्रीनिवास ने जाति की राजनीति की बात की है, रजनी कोठारी ने बात की है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। जब आप रजनी कोठारी को पढ़ेंगे तो वो आपका फैक्ट आपके दिमाग में मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपने पढ़ना है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है कि आपके दिमाग में मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम की जो ओरिएंटेशन होती है, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं उसी तरीके से आपने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे पाए। ठीक है, सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा, आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई नोट्स पढ़े, आपने कोई वीडियो देखी, उन सब के रफ नोट्स आपने बनाने हैं और बाद में उसको फेयर करना है। रफ नोट्स एंड फेयर। आपने यूट्यूब देखा, ठीक है, आपने क्या है फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है। अब वो आपको समझ नहीं आ रहा है, ना तो आपको पढ़ के समझ आया, ना आपको नोट से समझ आया, ना आपको फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो से समझ आया, तो आप क्या करेंगे, तीसरा ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, वो है आपका यूट्यूब। यूट्यूब पे दूसरे यूट्यूबर की वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका डीपली क्लियर हो सके। और रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रिवाइज कभी भी आपने बुक नहीं करनी है, आपने जो रफ नोट्स बनाए हैं, रफ नोट्स एग्जाम से 2 महीने पहले रफ नोट्स को आपने फेयर करना है ताकि आपको आपका इजीली उसका रिवीजन हो पाए। बुक्स तो आपने फॉर एग्जांपल पूरे साल के अंदर 10 बुक पढ़ी है तो रिवीजन आप 10 बुक नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 बुक की जो आपने ये एक नोटबुक बनाई है उसे आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। किसी ने कहा है ना कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है, उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो आपने एक बार किया है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो आपने 1000 बार किया है, क्योंकि वो आपका पावरफुल मूव बन जाता है। ठीक है, तो आपने क्या है, रिपीट करना है, लेकिन रिपीट आपने उन 10 बुक्स को नहीं करना है, रिपीट आपने उस एक नोट्स को करना है जो आपने इन 10 बुक्स को पढ़कर पूरे के पूरे 5-6 महीने लगा के जो ये नोट्स बनाए हैं उन्हीं को आपने रिवाइज करना है, वही आपको बेनिफिट देगा। तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन साइंटिफिकली। आप 0 लेवल से कर रहे हैं, आपने पहले पेपर दिया है, आपका नेट क्वालिफाई है या आप जीआरएफ क्वालिफाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको साइंटिफिकली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप साइंटिफिकली प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, मेक योर स्टडी प्लान। आपको अपना स्टडी प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 0 लेवल वालों के लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कुछ मैंने बुक्स दी है, ये सारी रेफरेंस बुक्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहो तो इन बुक्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने इन बुक्स को खरीदना है, मैंने आपको कुछ फ्री नोट्स और कुछ रेफरेंस बुक्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इस कोर्स के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगी। आप उनको भी पढ़ सकते हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इन बुक्स को तो डेफिनेटली आप इन सब बुक्स को ले सकते हैं। ये पूरी ज़िंदगी एक खजाने के तौर पर, ट्रेजर के तौर पर आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। क्योंकि अगर आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। आज तो आप नेट जीआरएफ निकाल लोगे, आगे आपको बच्चे पढ़ाने भी तो है, तो आपके लिए ये खजाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस खजाने को आप डेफिनेटली अपने लाइब्रेरी में सजाएं और इनको पढ़ें।
ठीक है। अदरवाइज नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल जाएगी और वहाँ से भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। तो थोड़ा सा जो ये हार्ड कॉपी होती है वो ज़्यादा हेल्प आपको कर सकती है, ठीक है। पेपर 1 के लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो कोई भी स्पेशल बुक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने ये बुक लेनी है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी बुक मार्केट में नहीं है जहां से क्वेश्चन आते हो, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पियर्सन पब्लिकेशन ले सकते हैं, उपकार पब्लिकेशन ले सकते हैं। सभी बुक्स जो गाइड के तौर पे आती है जिसके अंदर 10 यूनिट कवर होती है वो आपको मिल जाएगी और सभी में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, वो रहती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके अंदर लोग ज़्यादातर फंसते हैं, ठीक है। बाकी तो सारा जीके देख के भी हो जाता है, मैथ्स वगैरह आपका लॉजिकल रीजनिंग वो हो जाता है, लेकिन 2 चीज़ें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभियोग्यता, अभिक्षमता, और यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। लाइक टीचिंग के अंदर अगर बात करें तो टीचिंग के अंदर कुछ मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड। रिसर्च के अंदर कुछ मेथड होते हैं, कुछ अप्रोचेज होती है, तो वो अप्रोचेज आपको पढ़कर ही क्लियर होगी। और इन दोनों के लिए जो बुक रेकमेंड मैं करूँगा वो है पियर्सन पब्लिकेशन केवीएस मदान की बुक। इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट जो क्वेरीज है वो क्लियर आपकी हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्चुअल कोर्स 9 यूनिट को कवर करता है, इंडियन पॉलिटी को ये कवर नहीं करता है। इंडियन पॉलिटी के लिए आपके पास जो विकल्प है वो है उत्कर्ष फॉर इंडियन पॉलिटी। उत्कर्ष क्लासेस इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है, या अनअकैडमी के क्रैश कोर्सेज हैं इंडियन अकेडमी के आपका अनअकैडमी के क्रैश कोर्सेज इंडियन पॉलिटी के ऊपर अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 यूनिट आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। यूजीसी सेस पॉलिटिकल साइंस, आप YouTube पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे UGC सेस पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 260 लेक्चर अवेलेबल है। इसमें से 30 से 40 लेक्चर हिंदी में होंगे, बाकी सारे इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन हिंदी के जो लेक्चर हैं वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि मेरे खुद के कॉन्सेप्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो आप यूजीसी सेस पॉलिटिकल साइंस पे जाएं और वहाँ पे इस वही प्रोफेसर आपको मिलेंगे जो कि नेट जेआरएफ के पेपर सेट करते हैं, ठीक है। जो लोग पेपर सेटर हैं वो लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे और वो लोग आपको कॉन्सेप्ट जब समझाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी। क्वालिटी एंड फैक्ट पॉलिटिकल साइंस एप्लीकेशन, ये आपके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स प्रोवाइड करता है। हालांकि यहाँ पे 20-20 में आपको वीडियो मिलेगी। कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन यूट्यूब के ऊपर आपको बिखरी हुई वीडियो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा जो कि आपने कोर्स लिया है, तो ये आपको बेनिफिट डेफिनेटली देगा। और इसे कैसे आपने पढ़ना है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि क्वालिटी एंड फैक्ट्स पे आपने कैसे पढ़ना है। उसके बाद एग्ज़ाम रेस हिंदी, एग्ज़ाम रेस हिंदी और एग्ज़ाम रेस इंग्लिश, जेएनयू की मैडम है, उन्होंने पेपर 1 को यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है, तो इसको आप पेपर 1 की वीडियोस के लिए देख सकते हैं। इसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर 100% सक्सेस, 100% सक्सेस रेशो के लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ना ही कोई शॉर्टकट अवेलेबल है सक्सेस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 का आज ही आप मार्केट से खरीद लीजिए। मार्केट में आपको 2004 से लेकर 2020 तक का पेपर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 2004 से 2020 का आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मार्केट में भी मिल जाएगा। तो 2 बुक्स आपको लेनी ही पड़ेगी हर हाल में, पेपर 1 और पेपर 2 की। उसके बाद विजिट क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन रेगुलरली एंड वॉच एटलीस्ट 1 वीडियो डेली। ऐसा नहीं करना है। लास्ट ईयर मुझे देखने को मिला कि
6 महीने हो गए और स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर इसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल वीडियो कितनी थी? 150। दिन कितने थे आपके पास? 180। 6 मंथ आपके पास पूरे थे, 150 आपके पास वीडियो थी और नहीं देख पाए, आधा भी नहीं देख पाए और सब्सक्रिप्शन आपकी वेस्ट हो गई। इसी तरीके के लोग मुझे एप्लीकेशन के ऊपर नहीं चाहिए, इसीलिए इस बार मैंने लिमिटेड सीट्स रखी है ताकि वही लोग एप्लीकेशन पे आए जो सीरियस है। ठीक है, तो डेली आपने एक वीडियो देखनी है ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन वेस्ट ना हो। और आपने कभी भी अपने मॉक टेस्ट मिस नहीं करने हैं। क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर डेली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप फ्री टेस्ट सेक्शन में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और कुछ फ्री टेस्ट आपको इस कोर्स के अंदर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे जैसे वो हर संडे को मॉक टेस्ट आएंगे तो आपने हर संडे को वो मॉक टेस्ट देना है, यानी आपने अपना एक फ्रीक्वेंसी है उस तरीके की बनानी है कि आपने कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी है। रीड साइंटिफिकली एंड प्रिपेयर योर नोट्स। आपने नोट्स अपने बनाने हैं, जो भी आपने पढ़ा उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम तो लगता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा इस चीज़ को, लेकिन 2-3 महीने बाद देखते हैं तो ऐसे लगता है यार ये तो नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कुछ। तो उसका कारण क्या होता है कि हमने नोट्स नहीं बनाए होते हैं। एनालाइज योर प्रोग्रेस बाय मॉक टेस्ट और नो गाइड रिक्वायर्ड। कोई लोग गाइडें लेके उठ जाते हैं, उपकार की गाइड लेके आ गए, अरिहंत की गाइड लेके आ गए, ठीक है, राजेश मिश्रा की गाइड लेके बैठ गए और लगता है कि अगर ये गाइड मेरे दिमाग में घुस गई ना तो मैं कुछ भी क्लियर कर लेता हूँ। लेकिन मैंने खुद एनालाइज किया है, पूरी की पूरी गाइड क्या ऐसी 10 गाइड्स मेरे दिमाग में है, लेकिन अरिहंत से 4 से 5 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे नेट में। ठीक है, पूरा पढ़ने के बावजूद भी। तो कभी भी मैं ये आपके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा गाइड, लेकिन रिवीजन के लिए राजेश मिश्रा और आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि राजेश मिश्रा ऑलमोस्ट आपको समग्र अध्ययन देता है राजनीति का। हाउ टू स्टडी ऑन ऐप। कुछ लोग नए होंगे, एप्लीकेशन पे पहली बार आए होंगे, तो एप्लीकेशन के ऊपर आपने स्टडी किस तरीके से करनी है। डोंट ब्रेक सीक्वेंस, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 की हम बात करें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, आप सोचोगे पहले मैं प्लेटो पढ़ता हूँ उसके बाद सीधा मार्क्स पढ़ लेता हूँ, तो वो करना नहीं है। आपने सीक्वेंस के अंदर ही पढ़ना है। पहले प्लेटो दिया है तो प्लेटो के बाद एरिस्टोटल पढ़ना है, फिर आपने ऑगस्टाइन पढ़ना है, एक्विनास पढ़ना है। जिस तरीके से आपको अवेलेबल किया गया है वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, उस सीक्वेंस को आपने नहीं तोड़ना है, क्योंकि हो सकता है एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से आगे कनेक्टेड हो। ठीक है, दूसरी, चूज एनी यूनिट। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने यूनिट 1 से ही शुरू करना है। आपको लगता है यूनिट 4 मेरा वीक है, यूनिट 1 स्ट्रॉन्ग है, आप यूनिट 4 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल यूनिट 1 आपने शुरू की, आपने टॉपिक लिया है प्लेटो, तो उसको आपने किस तरीके से पढ़ना है, और अगर ये तरीका आपने अपना लिया तो जिंदगी भर आपको दोबारा प्लेटो को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले टॉपिक 1 आपने लिया, कोई भी शॉर्टकट आपने नहीं अपनाना है। स्टेप 1, वॉच माई वीडियो ऑन प्लेटो, मेक रफ नोट। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो देखनी है, क्योंकि वीडियो के अंदर जो प्लेटो को मैंने आपको समझाया है वो बहुत ही शॉर्टकट और आसान मेथड में आपको मैंने प्लेटो को समझाया है, और आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डीप जो चीज़ें हैं जो आपको किताबों में समझ नहीं आएगी वो आपको डेफिनेटली वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले वॉच माय वीडियो ऑन प्लेटो, और उसके रफ नोट भी बनाने हैं। ऐसा नहीं कि देख लिया ऊपर ऊपर से, सब्जी भी बना रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। आपने थोड़ा सा 3-4 घंटे निकालने ही अपने पास। आप रिवीजन के लिए सब्जी बनाते हुए वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब आप पहली बार वीडियो बना रहे हैं उस टाइम आपने कॉपी और पेन लेके बैठना है, और जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको कोशिश करना है। हो सकता है मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ें ही आपने उतारनी है। मेन चीज़ें उसके आपने रफ नोट्स बना लेने हैं। स्टेप 2, रीड प्लेटो इन ऑथेंटिक बुक।
पहले आपने मेरी वीडियो देखी, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, उसके बाद ऑथेंटिक बुक की और आप जाएंगे। हो सकता है आप सुब्रता मुखर्जी, आप ओपी गाभा, या फिर आप MDU की जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूँगा वो आप देखोगे। वो बुक आपने डेफिनेटली देखनी ही है, ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से आपका जो नॉलेज है, इसको पढ़ने से आपकी नॉलेज प्लेटो से रिगार्डिंग वो क्या है, मैच्योर होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप पढ़ोगे मेरे नोट्स, और मेरे नोट्स आप अगर उसकी आपने हार्ड कॉपी निकाली है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आपने कॉपी नहीं निकाली है, आप PDF से ही पढ़ रहे हैं, तो उसके भी आपको रफ नोट्स बनाने हैं और ऑथेंटिक बुक के भी रफ नोट्स बनाने हैं। और फोर्थ स्टेप, इन चारों का कंक्लूजन निकालने, इन तीनों का कंक्लूजन निकालने के बाद ये जो आपने रफ नोट्स बनाए थे 3 जगह पे, इसको आपने शेयर करना है। प्रिपेयर योर ओन नोट्स। 1 दिन का प्लान, 1 दिन के अंदर 1 वीडियो देखनी है, और 1 वीडियो का आपने नोट्स बनाने हैं। और मैं गारंटी देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम का वेस्टेज है। मैं अपना बताऊं, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा पढ़ रहा था लाइब्रेरी के अंदर, और योगेंद्र कुमार शर्मा ऑलमोस्ट 1500 पेजेस की है, 1500 पेजेस की, और उसको पढ़ने में दिन के हो सकता है मैं 10 पेज 20 पेज पढ़ता था, ठीक है, 10 या 20 पेज पढ़ता था, उसके अच्छे से नोट्स बना लेता था। लोग बोलते थे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें, इससे बढ़िया तो ये कि इसको हाईलाइट कर, ठीक है। और जब मेरा पहली बार 3rd सेमेस्टर के अंदर नेट निकला योगेंद्र कुमार शर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद, तो और किसी का नहीं निकला था। अभी तो ऐसा होता है कि हर किसी का नेट निकल रहा है, JRF निकल रहा है, लेकिन उस टाइम नेट का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है। ओनली मेरा नेट निकला था मेरी क्लास के अंदर, और मेरे सीनियर का आई थिंक 1 आध का नेट उस टाइम निकला था। और उसके बाद आज तक ना तो मैंने योगेंद्र कुमार शर्मा पढ़ा, ना ही किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। जिसको आप टाइम वेस्ट बोल रहे हो कि ये अगर हमने किया तो टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट है। आपको पूरी ज़िंदगी दोबारा प्लेटो को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी आ जाए, आप कभी भी गलत नहीं करोगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दिन का एक टॉपिक है, आपका हो सकता है 6 महीने में 60% सिलेबस ही कंप्लीट हो पाए, ओनली 60%, लेकिन ये 60% आपको इतना पे करेगा कि 60% से आप 80% मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करे, कि आगे तो दौड़ रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, लेकिन जो पहला पढ़ा हुआ वो पीछे छूट रहा है कहीं, वो काम बिल्कुल भी नहीं आपने करना है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम स्टडी गाइडेंस आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा, यूनिट 1 यूनिट 2 को कैसे पढ़ना है, उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको टाइम टू टाइम स्टडी गाइडेंस इसके अंदर दी जाएगी। वीकली मॉक टेस्ट आपको इसमें दिए जाएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे सार्वजनिक है, ये पर्सनल नहीं है, सभी के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन में एक फोल्डर बनेगा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जाएगी। और अगर कोई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहता है कि पर्सनल मुझ पर काम किया जाए कि मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है, तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो आगे प्रोवाइड किया जाता है। वैसे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा का पूरा जो प्लान है फॉलो किया तो आपका नेट JRF हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको नेक्स्ट सेम के अंदर, मतलब जो हमारा सेशन रहेगा उसमें पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो 6 यूनिट वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। 6 यूनिट की वीडियो आपको अभी मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, और आने वाली जो आगे की जो 3 यूनिट है वो आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। आपको लाइक 7th यूनिट, आपकी 10th यूनिट, और आपकी 7th इसमें इंक्लूड नहीं है, इंडियन पॉलिटी, 8th यूनिट, 6th यूनिट और 10th यूनिट, ये आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स,
ऑल द बेस्ट।